नमस्कार और आज के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी को एक अलग अंदाज में परखेंगे। हमारे सामने पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन से जुड़े 50 महत्वपूर्ण सवाल हैं। जी, और हम इन्हें एक त्वरित प्रश्नोत्तरी के तरह लेंगे। हाँ, एक एक करके हर सवाल और उसके विकल्प और फिर सही जवाब के साथ उसकी एक छोटी सी वजह। बिल्कुल, तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। पहला सवाल, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसके विकल्प हैं ए डार्विन, बी हैकल, सी लामार्क और डी लिंकन। और सही उत्तर है बे हैकल। जी, अर्नस्ट हैकल ने ही 1886 में सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब दूसरा सवाल, जीवों तथा उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? विकल्प हैं ए जीव विज्ञान, बी पारिस्थितिकी, सी पर्यावरण विज्ञान और डी वनस्पति विज्ञान। इसका सही जवाब है बी पारिस्थितिकी। हाँ, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वही पारिस्थितिकी है। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न 3, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे छोटा घटक कौन सा है? विकल्प हैं ए बायोम, बी जैवमंडल, सी जनसंख्या, डी जीव। और सही उत्तर है डी जीव। बिल्कुल, एक अकेला जीव किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई होता है। अब आते हैं खाद्य श्रृंखला पर। इसका प्रथम स्तर क्या होता है? हमारे विकल्प हैं ए उपभोक्ता, बी अपघटक, सी उत्पादक और डी परजीवी। सही उत्तर है सी उत्पादक। जी, उत्पादक जैसे कि हरे पौधे, वो अपना भोजन खुद बनाकर खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। इसी से जुड़ा है पांचवा सवाल, निम्न में से कौन सा अपघटक है? विकल्प हैं ए हरा पौधा, बी शेर, सी बैक्टीरिया या डी हिरण। सही उत्तर है सी बैक्टीरिया। हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें अपघटक कहते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? विकल्प हैं ए चक्रीय, बी दो तरफा, सी एक तरफा, डी अनियमित। और सही जवाब है सी एक तरफा। ऊर्जा उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर हमेशा एक ही दिशा में बहती है। अच्छा, तो फिर पारिस्थितिकी पिरामिड में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? विकल्प ए शीर्ष उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी प्राथमिक उपभोक्ता और डी उत्पादक। इसका उत्तर है डी उत्पादक। जी, ऊर्जा पिरामिड के आधार पर यानी उत्पादकों के स्तर पर ही सबसे ज्यादा ऊर्जा जमा होती है। अब बात करते हैं जैव विविधता की। इसका सबसे अधिक स्तर कहाँ पाया जाता है? विकल्प हैं मरुस्थल में, ध्रुवीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में या टुंड्रा में। और सही जवाब है सी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। इन वनों में गर्म और नम जलवायु होती है, जिस वजह से प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता यही मिलती है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 22 मई, डी 16 सितंबर। सही उत्तर है सी 22 मई। जी, हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और एक और जरूरी दिन, पर्यावरण दिवस, कब मनाया जाता है? विकल्प 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या 2 अक्टूबर। इसका सही जवाब है बी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को ही मनाया जाता है। चलिए अब कुछ पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर आते हैं। ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस गैस से होता है? विकल्प हैं ए CO2, बी SO2, सी CFC या डी CH4। सही उत्तर है सी CFC। जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS ओजोन परत को नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। और ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? विकल्प हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की गर्मी को रोक लेती है और इसी से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। अगला सवाल है अम्लीय वर्षा से जुड़ा। इसका pH मान कितना होता है? विकल्प हैं ए 7 से अधिक, बी 7 के बराबर, सी 5.6 से कम, डी 8 से अधिक। और सही जवाब है सी 5.6 से कम। जब बारिश के पानी का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। एक शब्द है जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन।
ये किससे संबंधित है? विकल्प है ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी खाद्य श्रृंखला, डी मृदा अपरदन। इसका सही उत्तर है सी, खाद्य श्रृंखला। जी, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों का स्तर बढ़ते जाना ही जैव आवर्धन कहलाता है। 15वां सवाल, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? विकल्प हैं कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। सही उत्तर है सी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से लगातार उपलब्ध रहती है। और इसका उल्टा अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला या बायोगैस। सही उत्तर है सी, कोयला। बिल्कुल, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसके भंडार सीमित हैं और इसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प हैं ए वर्षा में वृद्धि, बी मृदा अपरदन, सी तापमान में कमी, डी जैव विविधता में वृद्धि। सही जवाब है बी, मृदा अपरदन। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती हैं, इसलिए उनकी कटाई से मृदा अपरदन बढ़ जाता है। और मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? विकल्प हैं अधिक वर्षा, वनों की कटाई, हिमनद या भूकंप। इसका भी सही जवाब है बी, वनों की कटाई। हाँ, पेड़ों की कटाई से जमीन बंजर हो जाती है, जो मरुस्थलीकरण का एक मुख्य कारण है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? विकल्प हैं 1972, 1976, 1986 या 1991। सही उत्तर है सी, 1986। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। और भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान या दक्कन पठार। सही उत्तर है बी, पश्चिमी घाट। जी, पश्चिमी घाट को दुनिया के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। चलिए, अब हम दूसरे भाग यानी आपदा प्रबंधन पर आते हैं। तो पहला सवाल यही कि आपदा क्या है? विकल्प हैं ए सामान्य घटना, बी मानव निर्मित घटना, सी प्राकृतिक या मानव जनित विनाशकारी घटना, डी मौसम परिवर्तन। सही उत्तर है सी, प्राकृतिक या मानव जनित विनाशकारी घटना। हाँ, आपदा एक गंभीर विनाशकारी घटना है जो प्राकृतिक या मानवीय किसी भी कारण से हो सकती है। तो इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा है? युद्ध, भूकंप, औद्योगिक दुर्घटना या परमाणु रिसाव। इसका जवाब है बी, भूकंप। जी, भूकंप एक भूवैज्ञानिक घटना है, इसलिए यह एक प्राकृतिक आपदा है। और भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? विकल्प हैं रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, रिफ्टर स्केल, बोफर्ट स्केल। सही उत्तर है सी, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण या कहें कि तीव्रता को मापने का पैमाना है। भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है? उपकेंद्र, अधिकेंद्र, फोकस या सिस्मोग्राफ। सही जवाब है सी, फोकस। पृथ्वी के अंदर जिस जगह पर भूकंप की ऊर्जा पैदा होती है उसे फोकस कहते हैं। अच्छा, अब बताइए चक्रवात मुख्यतः किस क्षेत्र में आते हैं? पर्वतीय, मरुस्थलीय, तटीय या मैदानी। सही उत्तर है सी, तटीय। चक्रवात समुद्र के ऊपर बनते हैं और ज्यादातर तटीय क्षेत्रों को ही प्रभावित करते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 2001, 2005, 2010 या 2015 में। सही जवाब है बी, 2005। जी, भारत में आपदाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए यह कानून 2005 में लागू किया गया। और एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प ए है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, सी है नेशनल डिजास्टर मॉनिटरिंग अथॉरिटी और डी है नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन एक्ट। सही उत्तर है ए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए का पूरा नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जो भारत की सर्वोच्च संस्था है इस मामले में। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा, नदी तल का भराव या ये सभी। सही जवाब है डी, सभी। वनों की कटाई, बहुत ज्यादा बारिश और नदी में गाद का भरना, ये सभी बाढ़ के मुख्य कारण हैं। और सूखा किस कारण से होता है? अधिक वर्षा, कम वर्षा, चक्रवात या भूकंप। इसका उत्तर है बी, कम वर्षा। जी, जब लंबे समय तक औसत से बहुत कम बारिश होती है तो उसी स्थिति को सूखा कहा जाता है। सुनामी कैसे उत्पन्न होती है? ज्वालामुखी से, समुद्र में भूकंप से, तूफान से या बादल फटने से। सही जवाब है बी, समुद्र में भूकंप से। समुद्र के तल में जब भूकंप आता है तो उससे सुनामी की विशाल लहरें पैदा होती हैं।
और भूस्खलन अधिकतर किस क्षेत्र में होता है? तटीय, मैदानी, पर्वतीय या मरुस्थलीय? सही उत्तर है सी, पर्वतीय। हाँ, भूस्खलन की घटनाएं अधिकतर पहाड़ी या पर्वतीय ढलानों पर ही होती हैं। अग्नि आपदा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, जैविक, मानवजनित या खगोलीय? सही जवाब है सी, मानव जनित। आग लगना अक्सर मानवीय लापरवाही का नतीजा होता है, इसलिए एक मानव जनित आपदा है। आपदा प्रबंधन का पहला चरण कौन सा है? विकल्प हैं पुनर्वास, राहत, न्यूनीकरण या पुनर्निर्माण। सही उत्तर है सी, न्यूनीकरण। आपदा प्रबंधन का पहला कदम आपदा के असर को कम करने के उपाय करना होता है, जिसे न्यूनीकरण कहते हैं। और आपदा के समय सबसे पहले किसे प्राथमिकता दी जाती है? संपत्ति को, जान माल की सुरक्षा को, दस्तावेजों को या यातायात को? सही उत्तर है बी, जान माल की सुरक्षा। किसी भी आपदा के समय लोगों के जीवन की सुरक्षा को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। चक्रवात की तीव्रता मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? बोफोर्ड स्केल, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल या फुजीता स्केल? सही जवाब है ए, बोफोर्ड स्केल। बोफोर्ड स्केल का उपयोग हवा की गति को मापने के लिए होता है, जो चक्रवात की तीव्रता बताता है। वनाग्नि यानी जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा, बिजली गिरना व मानव लापरवाही, भूकंप या सुनामी? इसका सही उत्तर है बी, बिजली गिरना व मानव लापरवाही। जंगलों में आग या तो प्राकृतिक रूप से बिजली गिरने से या फिर मानवीय गलतियों के कारण लगती है। जैविक आपदा का एक उदाहरण क्या है? भूकंप, बाढ़, महामारी या चक्रवात? सही उत्तर है सी, महामारी। जी, किसी संक्रमण रोग का जब बड़े पैमाने पर फैलाव होता है, यानी महामारी, तो वो एक जैविक आपदा है। रेड अलर्ट किससे संबंधित होता है? बाढ़ चेतावनी से, आपदा चेतावनी के उच्च स्तर से, सामान्य सूचना से या मौसम पूर्वानुमान से? सही जवाब है बी, आपदा चेतावनी का उच्च स्तर। रेड अलर्ट खतरे के सबसे ऊंचे स्तर को बताता है, जिसका मतलब है कि तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। आपदा के बाद लोगों को फिर से बसाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राहत, बचाव, पुनर्वास या न्यूनीकरण? सही उत्तर है सी, पुनर्वास। आपदा से प्रभावित लोगों को वापस सामान्य जीवन में लौटाने की प्रक्रिया पुनर्वास कहलाती है। भारत में बाढ़ अधिकतर किस नदी से आती है? नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या लूनी? सही जवाब है सी, ब्रह्मपुत्र। जी, ब्रह्मपुत्र नदी अपने विशाल जल प्रवाह के कारण भारत में अक्सर भीषण बाढ़ का कारण बनती है। आपदा न्यूनीकरण का अर्थ क्या है? आपदा रोकना, आपदा के प्रभाव को कम करना, राहत कार्य या पुनर्निर्माण? सही उत्तर है बी, आपदा के प्रभाव को कम करना। इसका लक्ष्य आपदा को रोकना नहीं, बल्कि उसके संभावित नुकसान को पहले से ही कम करना होता है। और भूकंप से बचाव का सही उपाय क्या है? खुले मैदान में जाना, मजबूत निर्माण, जागरूकता या ये सभी? सही जवाब है डी, सभी। खुले मैदान में जाना, मजबूत इमारतें बनाना और जागरूकता फैलाना, ये सभी भूकंप से बचाव के उपाय हैं। चलिए अब कुछ विविध विषयों पर नजर डालते हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? अधिक उद्योग, अधिक शहरीकरण, जैव विविधता या प्रदूषण? सही उत्तर है सी, जैव विविधता। अलग अलग तरह के जीवों का साथ में रहना ही पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्राकृतिक कारण, मानवीय गतिविधियां, वन या वर्षा? सही जवाब है बी, मानवीय गतिविधियां। औद्योगिकरण और शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियां ही प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इनमें से कौन सा जल प्रदूषक है? प्लास्टिक, औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरक या ये सभी? सही जवाब है डी, सभी। प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा और रासायनिक उर्वरक ये सभी पानी को गंभीर रूप से प्रदूषित करते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरो, पेरिस या क्योटो में? सही उत्तर है बी, रियो डी जेनेरो। जी, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से, जैव विविधता से, जलवायु परिवर्तन से या मरुस्थलीकरण से? सही उत्तर है सी, जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन से निपटना है। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या गिर? सही जवाब है बी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो 1936 में बना,
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। गिद्धों की संख्या घटने का प्रमुख कारण क्या है? शिकार, डाइक्लोफिनेक, प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन? सही जवाब है बी, डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक दवा वाले मवेशियों को खाने से गिद्धों की किडनी फेल हो गई, जो उनकी संख्या में गिरावट का मुख्य कारण बना। और अब आखिरी सवाल, पारिस्थितिकी संतुलन का आधार क्या है? केवल मनुष्य, केवल पौधे, सभी जीवों का सह अस्तित्व या केवल जानवर? सही उत्तर है सी, सभी जीवों का सह अस्तित्व। पारिस्थितिकी संतुलन तभी बना रहता है जब सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए साथ में मौजूद हों। और इसी के साथ हमारे 50 सवालों का यह सिलसिला पूरा होता है। पारिस्थितिकी की मूल बातों से लेकर आपदा प्रबंधन की बारीकियों तक ये एक बेहतरीन रिवीजन था। निश्चित रूप से ये प्रश्न दिखाते हैं कि हमारा पर्यावरण कितना जटिल और आपस में जुड़ा हुआ है और उसके प्रति हमारी जागरूकता कितनी जरूरी है। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। इस पर विचार करें कि इन प्रश्नों में मिली जानकारी, चाहे वो आपदा चेतावनी हो या जैव विविधता का महत्व, किसी के भी अपने दैनिक जीवन और समुदाय में कैसे उपयोगी हो सकती हैं, क्योंकि ज्ञान का असली परीक्षण उसके व्यवहारिक उपयोग में ही होता है।